जय हिंद। सुपर टेट में शिक्षण कौशल का महत्वपूर्ण रोल है, जहां से आपको 10 नंबर का जो भी आएगा प्रश्न में वो यहां से देखने को मिलेगा। इसमें लगभग हमने सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसमें आपके डाइट, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जितने भी संस्थान हैं उन सब का वर्णन हम इसमें करेंगे और इसको आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, शिक्षण कौशल 10 नंबर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा और देख लीजिएगा जो हमने कंप्लीट किया हुआ है 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान है। ये लगभग इसमें से 2 या 3 टॉपिक हमारे बच रहे हैं, उसके अलावा सारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, शिक्षण कौशल की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और तीसरा है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो यहाँ से भी 10 नंबर का आएगा और इसकी भी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार है। ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। जो आज का टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसको हम देखते हैं। चलिए, आज का टॉपिक रहेगा प्रारंभिक शिक्षा के विकास में जो विभिन्न अभिकरण हैं उनकी भूमिका। आप कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैंने भी पेन से इसमें लिखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एनसीईआरटी। ठीक, पहली चीज़ तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1961 में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ये 2 चीज़ भी आपको याद रखनी है। 1961 में पूछ लेगा कि कभी डेट पूछ ले तो डेट याद रखिएगा 1 सितंबर 1961। यहाँ से एक प्रश्न और बन जाएगा, वो लिख लीजिएगा कि एनसीईआरटी का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ? तो याद रखिएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, ये आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। उसके अलावा देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और क्या इसके काम है। सबसे पहले स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। आपने बुक देखी होंगी, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, काफ़ी बुक्स कहते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो याद रखिएगा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना और स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा हेतु विज्ञान किट तैयार करना। देखो ये चीज़ तो ईजिली है, आप इसको पढ़ लेंगे एक बार और माइंड में आप ये चीज़ें रिकॉल कर लेना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। इसमें प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग। इसके बाद NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। इसमें महत्वपूर्ण क्या है वो सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। सबसे पहले इसकी स्थापना याद रखिए 17 अगस्त 1995 में, लेकिन कभी कभी पूछ लेगा इसका संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 1993 को इस परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 में कर दी। इसके अध्यक्ष देख लीजिएगा संतोष कुमार सारंगी। इसमें क्या क्या चीज़ है, इसके कार्य क्या हैं, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनका कार्यकाल भी कभी कभी पूछ लेगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष और अन्य सदस्य का कार्यकाल 2-2 वर्ष है। ये थोड़ा आप अलग से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। अब इसका कार्य देखिएगा, याद रखिए इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कार्य कि इस परिषद का उद्देश्य केंद्र व प्रांतीय सरकारों को UGC, ठीक है, एवं विश्वविद्यालय को सलाह देना है। याद रखिए UGC और विश्वविद्यालय को सलाह देना है और सभी प्रकार के शिक्षकों व शिक्षा संस्थानों के लिए मानदंड निर्धारित करना। इसके अलावा सभी प्रकार के जो संस्थान हैं उसमें शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही उनका जो वेतनमान है वो भी यही निर्धारित करते हैं। सभी स्तर के सेवारत शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रम का निर्माण करना। तो ये था NCTE का कार्य और उसकी रूपरेखा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, इसको देख लीजिएगा। इसकी स्थापना 1962, हेडक्वार्टर दिल्ली। और इसके अलावा इसमें देख लीजिए नीपा में कि जो इसका शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन के क्षेत्र में ये एक शीर्ष संस्था है। यह भारत सरकार द्वारा गठित है और एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसकी स्थापना यूनेस्को
के सहयोग से हुई थी। याद रखिएगा, यूनेस्को के सहयोग से। कभी कभी आपसे यहाँ टॉपिक पूछ लेगा यूनेस्को क्या है, ठीक है। तो यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस में स्थापना हुई थी इसकी 16 नवंबर 1945 और अध्यक्ष इसमें लिख लीजिएगा आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। नीपा के उद्देश्य क्या क्या हैं? सारे हैं, जो शैक्षिक आयोजन, प्रशासन, वित्तीय, शिक्षा और शैक्षिक नीति, उच्च शिक्षा को लेकर ये इसके सारे उद्देश्य हैं। ये कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये जितने भी टॉपिक हैं ना, जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सारी महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है। आपने सुना होगा इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि इग्नू के कुलाधिपति कौन होते हैं, तो इग्नू के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं। इसकी स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी और इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालय को बढ़ावा देना है और सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ होने के साथ ही ऐसी प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करना भी इसका काम होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में, याद रखिएगा, और इसकी स्थापना है 3 नवंबर 1989, ठीक है। NOS या NIOS। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त संस्थान यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के नाम से जाना जाता था, जो भी मैंने बताया था NOS, नेशनल ओपन स्कूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 नवंबर 1989 को मुक्त शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे चलकर यह जो कार्यक्रम है एक स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली का इसने रूप धारण कर लिया। उसके अलावा अब देखते हैं राज्य एवं जिला स्तर पर जो भी अनुसंधान और जो भी परिषद हैं उनके बारे में पढ़ लें। सबसे पहले तो यहाँ पर है ये SCERT है, कट गया, पूरा लिखा हुआ नहीं है, SCERT। SCERT यानी स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें राज्य स्तर का एक सहकारी संस्थान है जो उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1961 NCERT और SCERT 1981। ये बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है उसकी कुछ सहयोगी संस्थाएं में, जिसमें यही मेन है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। और उसके कार्य क्या हैं? कार्य ज़्यादा नहीं है, मैं इसको PDF आपको दे दूँगा, PDF से आप आराम से इसके सारे कार्य, ठीक है, जो भी हैं अच्छे से पढ़ लेना। हमें सिर्फ फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी इनके कार्य पे भी ध्यान देना है, वो भी पूछ सकता है ऑप्शन में। नंबर 2 है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इसका भी मुख्यालय इलाहाबाद में है। देखो सारे जो मेन है वो मुख्यालय इलाहाबाद में है, लेकिन कुछ वाराणसी में भी हैं, उनको भी अलग से ध्यान रखिएगा। जो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है वो इलाहाबाद में है। इसके कार्य क्या है कि प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, संशोधन एवं परामर्श। दूसरा कि जो विज्ञान गणित की शिक्षा को उन्नतशील बनाना और शिक्षक प्रशिक्षकों को विज्ञान गणित में जो भी इनके माध्यम से परिचित कराना। नंबर 3 है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, तो इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसका मुख्यालय भी इलाहाबाद में है। इसके मेन कार्य देख लीजिए कि अंग्रेजी भाषा का निर्माण करना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान गणित शिक्षण हेतु जो भी सामग्री है, गणित किट है, उनका निर्माण और वितरण। बाकी जो भी शिक्षक प्रशिक्षक हैं अंग्रेजी शिक्षण की विधियों का प्रशिक्षण देना। देखो अब यहाँ से इसका मुख्यालय चेंज हो गया, क्योंकि इनके मुख्यालय पूछते हैं, मतलब चेंज हुआ नहीं है, मतलब कि इलाहाबाद से लखनऊ, पहले ऊपर के 3 इलाहाबाद है। अब राज्य तकनीकी शिक्षा संस्थान, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है लखनऊ में। इसके कार्य हैं शैक्षिक तकनीकी में शोध कार्य करना और शिक्षा में श्रव्य दृश्य का आपको पता होना चाहिए। श्रव्य और दृश्य जो सामने चीज़ें देखकर हम, जैसे श्यामपट हुआ दृश्य और कुछ ऑडियो हुआ लाउड स्पीकर वगैरह, तो श्रव्य। टीवी श्रव्य दृश्य दोनों हैं।
इनका प्रयोग प्रसार करना और शैक्षिक नवाचार तकनीकी का प्रयोग व अनुश्रवण करना। ठीक है, सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, एक एक पढ़ते चलते हैं। ये पूछा भी गया है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि राज्य हिंदी संस्थान पूछ लेगा। यह राज्य हिंदी संस्थान SCERT की एक आनुषंगिक संस्थान है, जो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, वाराणसी। इसके कार्य क्या है, तो हिंदी से है तो हिंदी के साथ संस्कृत भाषा का भी शोध हिंदी संस्थान में भी होगा। तो हिंदी एवं संस्कृत भाषा हेतु शोध, अनुसंधान व कार्य करना। प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, अनुश्रवण व समीक्षा का कार्य करना। और नंबर 3 है हिंदी भाषा का संबंधी विषय वस्तु का संकलन तथा विश्लेषण करना। अब ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैंने इसमें उत्तर प्रदेश की, भारत की और विश्व की तीनों की पहली मनोविज्ञान शाला बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं हम विश्व की। तो विश्व की पहली मनोविज्ञान शाला विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी में स्थापित की थी, याद रखिएगा। नंबर 2 अब भारत की देखते हैं। तो भारत की पहली मनोविज्ञान शाला कलकत्ता में, ठीक है, डॉक्टर N सेन गुप्ता के द्वारा, और सन ये कट चुका है तो आप सन लिख लीजिएगा, 1916। ठीक है, कलकत्ता में 1916 डॉक्टर N सेन गुप्ता द्वारा भारत का पहला। इसके बाद नंबर 3 देखते हैं हम उत्तर प्रदेश का, भारत का, विश्व का और अब यूपी का। तो यूपी का यानी मनोविज्ञान शाला की स्थापना यूपी की आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर 1947 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा, इलाहाबाद में है। मनोविज्ञान शाला के उद्देश्य क्या हैं, पूछ सकते हैं यहाँ से। नंबर 1 शिक्षकों को व प्रशिक्षकों हेतु मनोविज्ञान प्रशिक्षणों का आयोजन करना। ठीक है, और जितने भी इनके कार्य हैं जो शिक्षा के लिए हैं वो, और सेवा योजकों का चयन, मनोवैज्ञानिक परामर्श व सहायता देना, और निर्देशन और परामर्श का कार्य है। जो भी शैक्षिक व्यवसाय होते हैं उनमें इसका कार्य है। अब चलते हैं हम जिला स्तर पर। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण है, बहुत टॉपिक आते भी हैं। ये थोड़ा यहाँ से कटा हुआ है, लेकिन मैं आपको सारा बता दूंगा। जिला स्तर पर शैक्षिक अभिकरण, सबसे पहले डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, याद रखिएगा, डाइट, जिला स्तर पर। 1986, अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। वो कैसे, 2 या 3 वीडियो पड़ी हुई हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जो हमारे शिक्षा के ऊपर आधारित है कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी कैसी रही। सबसे पहले 1968, थोड़ा मैं आपको बता दूं, 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी 1986 में सेकंड शिक्षा नीति, और तीसरी है 2020 में NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो तीसरी है 2020 में। तो अब तक एक वीडियो 2020 की मैं लेकर आऊँगा बहुत अच्छे से, जो जो इसमें चेंजिंग हुए हैं और क्या चीज़ न्यू है 2020 की। बाकी 1986, 68 और आज़ादी से पहले क्या एजुकेशन का स्केल रहा हमारे यहाँ, और आज़ादी के बाद क्या, सब की एक वीडियो है, 2-3 वीडियो अब तक हैं जो उसमें सारा कवर है। तो इनको ज़रूर देखेगा, उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। ठीक है, यहाँ से आपकी ये जितने भी एजुकेशन संबंधित हैं, सारी जितनी कैसे कैसे संस्थाएँ थी, राधा कृष्णन वगैरह और कोठारी आयोग वगैरह, सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइट। तो डाइट 1987 में प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके प्रमुख विभाग हैं, इनको आप देख लीजिएगा सिर्फ, ठीक है, देख लें और थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। अब डाइट के कार्य क्या हैं, देखो डाइट के कार्य क्या हैं, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं VTC करने वाले कि डाइट का क्या कार्य है। इसके कार्य यही हैं कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, सेवा पूर्व मतलब कि आपकी जॉब से पहले, यानी आपने टेट निकालना, फिर सुपर टेट, तो टेट से पहले ये इसके कार्य हैं। ठीक है, प्रशिक्षित व्यवस्था और जो भी है शैक्षिक सहयोग, इसको आप देख सकते हैं। इसके उपरांत ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, आपको इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस इनके थोड़े कार्य देख लेने हैं। ठीक है, बस ये है कि ब्लॉक स्तर पर BRC और NPRC की स्थापना की गई है, ब्लॉक स्तर पर इन दोनों को देखना है। इनके कार्य क्या हैं कि जो विद्यालय भ्रमण होते हैं और
जो बैठक, गोष्ठियाँ, प्रतियोगिताएं, इनका आयोजन, और वित्तीय कार्य में क्या कहा जाते हैं कि अभिलेख, प्रबंधन और कार्य योजना बनाना, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसके बाद चलते हैं बेसिक शिक्षा परिषद। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनता भी है। बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना जुलाई 1972 में अध्यादेश जारी करके किया गया। याद रखिएगा, ये एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसका कार्य जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, और बाकी इसमें इसके कार्य हैं जिला एवं नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थानों के लिए स्तर मापक निर्धारण करना। ठीक है। इसके उपरांत TET टैट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यहाँ से एक आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 21 का फर्स्ट, जिसमें कहा गया है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये 21 का फर्स्ट ऐड हुआ था हमारे संविधान में, तो इसको भी आपको लिख लेना है और बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। मैं एक वीडियो में ये काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि शिक्षा से संबंधित आर्टिकल 45, आर्टिकल 21 का फर्स्ट, और तीसरा आर्टिकल बैठ जाएगा आपका जो मूल कर्तव्य है 51 का सबसे लास्ट वाला, जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं माता पिता को उनको पढ़ाने से वंचित वगैरह नहीं होगा। उसको आप अच्छे से देख लेना। आर्टिकल 45 है कि 6 वर्ष तक के नीचे आयु के सभी बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार, और 6 से लेकर 14 साल तक का 21 का फर्स्ट। साथ ही साथ आपको कुछ अल्पसंख्यक से संबंधित आर्टिकल 28, 29 ये भी आपको देख लेने हैं। इनके बारे में अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जितने भी आर्टिकल हैं एजुकेशन से संबंधित सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उनके पार्ट भी आपको बता दूंगा। तो चलिए TET देख लेते हैं। इसमें धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार NCTE, ये मैंने ऊपर बता दिया पूरा इसके बारे में, NCTE द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 और दिनांक 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। यानी जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा TET, जो आप एग्ज़ाम देने के बाद ही आप सुपर टैट देंगे। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में था ये। बाकी ये जितने टॉपिक थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण संस्थान थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। लेकिन ये टोटल अब तक हमने कंप्लीट किया। अब तक वीडियो आपने देखी तो यहाँ अब ज़रूर देखिएगा, अब तक हमने 10 नंबर का ये पूरा कवर कर चुके हैं और लगभग 30 नंबर हैं जिसमें आपके बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और एक अन्य है, तो सब चीज़ें मिलाकर 30 नंबर का है। तो यहाँ से आपको 30 नंबर पूरे कवर करने हैं। इसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आऊँगा और कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा जो अलग अलग तरह से, जो मतलब सिलेबस से हट के मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये टॉपिक सारे ख़त्म हुए हैं, लेकिन वीडियोस अभी आएंगी क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जगह, ये नहीं कि यूपी में अब तक 2 बार ही हुआ है एग्ज़ाम सुपर टैट का, उससे पहले और जगह के एग्ज़ाम के बारे में देख लेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।